जब लोगों ने पहली बार यह दर्शाया कि पदार्थ कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ्स रख सकते हैं, और जब डी ब्रोगली ने यह दर्शाया कि तरंग दैर्ध्य होता है प्लांक नियतांक बट्टा संवेग यानी कि मोमेंटम, तो लोग बोले वाह, ये तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन फिर किसी ने यह कहा, रुको जरा, अगर इस कण में तरंग के समान गुण हैं यानी कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं और इसकी एक तरंग दैर्ध्य है, तो असल में यहां पर कौन सी चीज है जो दोलन कर रही है? हम यहां पर किस तरंग के बारे में बात कर रहे हैं? अवधारणा रूप से यह सोचना थोड़ा सा अजीब जरूर है। मतलब यदि हम जल तरंग के बारे में सोचें तो हमें पता है कि जल तरंग जल की एक मात्रा है जो ऊपर नीचे दोलन कर रही है। इसी तरह डोरी पर उत्पन्न तरंग हमें पता है कि वह क्या होती है। वह डोरी खुद ऊपर नीचे गति कर रही है तब उत्पन्न होती है और वह अंतरिक्ष में फैली हुई है। लेकिन इसके बारे में कल्पना करना थोड़ा मुश्किल जरूर है कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार तरंग दैर्ध्य कैसे रख रहा है और असल में स्वयं तरंग क्या होती है। तो कई सारे भौतिकविद इस समस्या से जूझ रहे थे, अवधारणा रूप से इसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग का आखिरकार वर्णन कैसे किया जा सकता है। वे यहां पर दो काम करना चाहते थे। पहले तो वे तरंग के आकार का गणितीय वर्णन यानी कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन चाहते थे, और इसे आगे जाकर कहा गया तरंग फलन यानी कि वेव फंक्शन। तो यह तरंग फलन हमें गणितीय वर्णन देता है कि तरंग का आकार कैसा है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाय अलग अलग तरंग फलन रखते हैं और इसे साई कहा जाता है। यह तरंग फलन का प्रतीक है यानी कि सिंबल है। तो यह साई है यानी कि साई प्रतीक है। यह x का एक फलन होता है, तो x के विभिन्न मानों पर इसका मान बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। यह फलन हमें इस तरंग का गणितीय आकार दे देता है। तो यह एक काम था जो वे निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इसकी व्याख्या भी करना चाहते थे, जैसे कि इस तरंग फलन का आखिरकार अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास दो समस्याएं हैं। हम एक तरंग का गणितीय वर्णन करना चाहते हैं और हम इसका अर्थ निकालना चाहते हैं कि यह तरंग असल में क्या है। अब वह व्यक्ति जिसने हमें तरंग फलन का गणितीय वर्णन दिया वे थे इरविन श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर ये सज्जन हैं। श्रोडिंजर यही हैं, उन्होंने श्रोडिंजर समीकरण लिखा था और उनका नाम अब लगभग क्वांटम यांत्रिकी का पर्याय बन चुका है, क्योंकि संभव रूप से पूरी क्वांटम यांत्रिकी का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण श्रोडिंजर समीकरण ही होता है। यहां इसमें कई सारे आंशिक अवकलज यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और प्लांक नियतांक यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट्स भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तरंग फलन भी शामिल है। अब अगर आपने आंशिक अवकलज या कलन यानी कि कैलकुलस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो के लिए हमें बस इतना जानना है कि यह समीकरण एक तरीका है जिससे हम गणितीय तरंग फलन प्राप्त कर सकते हैं। यह फलन क्या है जो तरंग का आकार x के फलन के रूप में हमें दे रहा है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे किसी ग्राफ पर यदि अंकित किया जाए तो जब आप इस साई को x के फलन के रूप में हल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। शायद यह यहां पर कुछ ऐसा दिखता है, और कौन जाने यह और भी कई तरह के आकार ले सकता है। संभव रूप से यह कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन श्रोडिंजर समीकरण वह तरीका है जिससे हम इस तरंग फलन को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोडिंजर ने हमें गणितीय तरंग फलन प्राप्त करने का तरीका दिया, लेकिन हम इसकी व्याख्या भी करना चाहते थे। इसका मतलब क्या है? यह कहना कि यह तरंग फलन इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है अब भी अजीब लगता है। तो इसका मतलब क्या है? श्रोडिंजर ने इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक है, शायद यह इलेक्ट्रॉन सचमुच अंतरिक्ष में फैला हुआ है और इसका आवेश विभिन्न स्थानों पर वितरित है। श्रोडिंजर ने इस तरंग फलन की व्याख्या आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी के रूप में की थी, और मेरा मतलब है यह एक प्रकार से तर्कसंगत बात थी। जैसे जल तरंग पाने के लिए आपको पानी को अंतरिक्ष में फैलाना पड़ता है, तो शायद इलेक्ट्रॉन तरंग पाने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी अंतरिक्ष में फैलाना पड़ता होगा। लेकिन यह विवरण बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, जो कि थोड़ी अजीब बात भी है।
श्रोडिंगर ने इस समीकरण का आविष्कार किया, यानी कि उन्होंने इस समीकरण को बनाया, लेकिन वे खुद ठीक से यह नहीं समझ सके कि यहां पर वे किस चीज का वर्णन कर रहे थे। इसके लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी, जिस व्यक्ति का नाम था मैक्स बॉर्न। तो इन्होंने हमें वह व्याख्या दी जो अब हम इस तरंग फलन के लिए उपयोग करते हैं। मैक्स बॉर्न ने कहा, नहीं, इसकी आवेश घनत्व के रूप में व्याख्या मत कीजिए। मैक्स बॉर्न ने हमें कहा कि आपको इस साई की व्याख्या इस तरह करनी चाहिए कि यह किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो मैक्स बॉर्न ने हमें समझाया कि यदि हमें यहां पर साई मिल जाए, जैसे उन्होंने हमसे यह कहा कि जाइए श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग कीजिए और यहां से साई का पता कीजिए। एक बार जब हमें यहां पर साई मिल जाता है तो हम इस फलन का वर्ग यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमें यहां पर इसके निरपेक्ष मान अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्ग कर देना है और वह हमें यह देगा कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता क्या होती है। तकनीकी रूप से यह प्रायिकता घनत्व यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए हम इसे बस इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु पर खोजने की प्रायिकता के रूप में सोच सकते हैं। तो अगर यह हमारा तरंग फलन हो तो मैक्स बॉर्न कहेंगे कि जहां इसका मान 0 है, यानी कि इन बिंदुओं पर, वहां इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता 0% है। वे बिंदु जहां साई का मान बड़ा है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वहां इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता अधिक होगी। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता सबसे अधिक इस x के मान पर होगी, क्योंकि यहां तरंग फलन का परिमाण सबसे अधिक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन को वहीं पाएंगे। अगर हम इस प्रयोग को बार बार दोहराएं तो हो सकता है कि एक बार हम इलेक्ट्रॉन को यहां पाएं, अगली बार कहीं और पाएं, और अगली बार हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर मिल जाए। तो हमें कई माप यहां पर करने होंगे, यानी कि बहुत से मेजरमेंट्स यहां पर लेने होंगे। और अगर हम कई माप यहां पर करते रहें तो हम एक वितरण बना पाएंगे जहां हम कई इलेक्ट्रॉन देख पाएंगे। कई सारे यहां पर होंगे, कई सारे यहां पर होंगे। हमेशा उन स्थानों पर जहां पर उच्चिष्ट हैं यानी कि पीक्स हैं, हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बजाय उन स्थानों के जहां तरंग फलन छोटा है। तो हम एक वितरण तैयार करेंगे जो इस तरंग फलन द्वारा दर्शाया जाता है। तो तरंग फलन यह नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यह बस हमें प्रायिकता देता है और तकनीकी रूप से इसका वर्ग करने पर हमें किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता मिल जाती है। तो यहां तक कि जहां तरंग फलन ऋणात्मक है, हमें वैसे ऋणात्मक प्रायिकता तो नहीं मिल सकती है। तो जब हम इस मान का वर्ग करेंगे तो हमें उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मिल जाएगी। या दूसरे शब्दों में मान लीजिए हम किसी श्रोडिंगर समीकरण को हल करते हैं, या हमें कोई तरंग फलन दे दिया जाए जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा हो और हमसे यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिंदु पर जहां पर तरंग फलन का मान सबसे अधिक है, हमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना मिलेगी। और यहां पर कोई भी संभावना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अच्छी खासी होगी, यहां पर भी यह संभावना अच्छी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इस क्षेत्र में होगी। हमें यह प्रयोग कई बार दोहराना होगा। क्वांटम यांत्रिकी में एक माप यह प्रमाणित नहीं करता है कि हमने सही तरंग फलन पाया है या नहीं। अगर मैं एक प्रयोग करूं और एक इलेक्ट्रॉन को मापूं तो हो सकता है कि वह इस बिंदु पर मिल जाए, लेकिन यह कुछ साबित नहीं करता है। हमें इसे बार बार दोहराना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सापेक्ष आवृत्ति यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उस तरंग फलन से मेल खाती है या नहीं, जिससे हम निकाय को मॉडल कर रहे हैं। इस प्रकार यही हमारा तरंग फलन है। हालांकि यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं अब भी असंतुष्ट होता। मैं कहता, रुको जरा, ठीक है, बढ़िया बात है, तरंग फलन हमें किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रायिकता घनत्व के बारे में बताता है, लेकिन हमने अब भी इस बात का जवाब नहीं दिया है कि असल में यहां पर दोलन क्या कर रहा है। यह तरंग फलन वास्तव में क्या होता है?
क्या यह एक भौतिक वस्तु है जैसे कि जल तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर यह बस एक गणितीय चाल है यानी कि मैथमेटिकल ट्रिकरी है जिसका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं है, सिवाय इसके कि यह हमें जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर हो सकता है। और अब मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर तो यह है कि लोग अब भी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि इस तरंग फलन की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। हाँ, वे यह तो जानते हैं कि इसका वर्ग हमें किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता देता है, लेकिन इस बिंदु से आगे इसकी व्याख्या पर काफी मतभेद है। उदाहरण के लिए, क्या यह तरंग फलन एकल इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है या क्या यह तरंग फलन वास्तव में एक निकाय यानी कि इलेक्ट्रॉनों के समूह का तरंग फलन है? दूसरे शब्दों में, क्या यह एक इलेक्ट्रॉन का वर्णन करता है या केवल इलेक्ट्रॉनों के निकाय का वर्णन करता है? क्या यह इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भी वर्णन नहीं करता बल्कि केवल हमारे इलेक्ट्रॉन के मापन का वर्णन करता है? और जब आप वास्तव में इलेक्ट्रॉन को मापते हैं तो इस तरंग फलन के साथ आखिरकार क्या होता है? तो जब आप इलेक्ट्रॉन को मापते हैं तो आप उसे कहीं पाते हैं और उस क्षण पर बिल्कुल भी प्रायिकता नहीं होती कि आप उसे कहीं और पाएंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन के मापन की क्रिया इस तरंग फलन में किसी विनाशकारी पतन यानी कि कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स का कारण बनती है जो कि श्रोडिंगर समीकरण द्वारा वर्णित नहीं है? ये और कई अन्य प्रश्न अभी भी बहस का विषय हैं और पूरी तरह से अभी हम इनके बारे में नहीं समझ पाए हैं। यह एक बुरी खबर है। अब अच्छी खबर यह है कि हमें वास्तव में आगे प्रगति करने के लिए इसे समझने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि कैसे तरंग फलन का उपयोग करके मापन की प्रायिकताएं प्राप्त करनी है। आपकी अपनी पसंदीदा व्याख्या हो सकती है, लेकिन इस सौभाग्य से लगभग चाहे आप इस तरंग फलन की व्याख्या कैसे भी करें, जब तक आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, मापन की प्रायिकताएं यदि आप सही तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, आप आगे प्रगति कर सकते हैं। विभिन्न मॉडलों का आप परीक्षण कर सकते हैं और आंकड़ों को उन मापों से जोड़ सकते हैं जो लोग प्रयोगशाला में करते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि इस तरंग फलन की व्याख्या महत्वपूर्ण नहीं है। लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश 100 वर्षों से कर रहे हैं और यह अब तक नहीं सुलझ पाया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय की बर्बादी है, या शायद इसलिए क्योंकि इसे समझने की मुश्किल इतनी बड़ी है कि जो भी इसे हल करेगा इतिहास में सबसे महान भौतिकविदों में गिना जाएगा। अभी यह कहना कठिन है, लेकिन जो बिना विवाद के बात है वह यह है कि लगभग 100 वर्षों से हम क्वांटम यांत्रिकी में प्रगति कर पा रहे हैं। भले ही हम इस पर भिन्न मत रखते हों कि वास्तव में यह तरंग फलन क्या दर्शाता है, तो संक्षेप में तरंग फलन आपको कण को उस क्षेत्र में खोजने की प्रायिकता देता है। विशेष रूप से तरंग फलन का वर्ग यानी कि स्क्वायर आपको किसी बिंदु पर अंतरिक्ष में कण को खोजने का प्रायिकता घनत्व देता है। इस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं, चाहे इस तरंग फलन के कोई गहरे निहितार्थ हो। इसके अलावा इस पर लोग भिन्न मत रखते हैं, लेकिन इसने अभी तक हमें विभिन्न परिदृश्यों में क्वांटम यांत्रिकी को सही तरीके से लागू करने से नहीं रोका है।